मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम विज्ञान जगत। आज के कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं विश्व एंटी माइक्रोबियल जागरूकता सप्ताह। इस विषय पर डॉक्टर सुशील कुमार से योगेंद्र प्रसाद की ये भेंटवार्ता। विज्ञान जगत सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रत्येक वर्ष 18 से 24 नवंबर तक एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक यानी विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है केंद्रीय विद्यालय जीव विज्ञान विभाग के व्याख्याता एवं विज्ञान संचारक डॉक्टर सुशील कुमार जी को। डॉक्टर सुशील कुमार जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक सुनने में बड़ा टफ लगता है। इसको हम सरल शब्दों में हमारे श्रोताओं को बताएं, जिसको हम विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह भी कहते हैं। देखिए, ऐसा है कि लोगों में, आम जन में, विद्यार्थियों में एंटी माइक्रोबियल दवाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए पूरी दुनिया में विश्व स्तर पर हर साल 18 से 24 नवंबर तक वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक, जिसे हम विश्व रोगाणुरोधी सप्ताह कहते हैं, मनाया जाता है। एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक की हर साल एक निश्चित थीम रखी जाती है। उस थीम के अंतर्गत पूरी साल पूरे दुनिया के अलग अलग जगह पर कार्यक्रम किए जाते हैं। इस साल की जो थीम रखी गई है वो प्रिवेंटिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस टुगेदर, मतलब सभी लोगों को मिलके रोगाणुरोधी प्रतिरोध को एक साथ रोकना है। मतलब ये मेरी आपकी अकेली जिम्मेवारी नहीं है, पूरे समाज को मिलके काम करना है। क्योंकि देखा गया है कि जो रोग कारक सूक्ष्म जीव हैं वो मानवता को बहुत ज्यादा इस समय प्रभावित कर रहे हैं। तो रोग कारक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने तथा उन्हें मारने वाली जो दवाएं होती हैं उनका अगर गलत इस्तेमाल कर लिया जाए तो सूक्ष्म जीवों की संख्या घटने के स्थान पर वो बढ़ने लगती है। और अगर यही हाल रहता है तो एक अनुमान के मुताबिक कहा जा रहा है कि भविष्य में छोटी छोटी बीमारियां भी हम मनुष्य जाति के लिए जानलेवा सिद्ध होंगी। अगर हम WHO अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट पर भरोसा करें तो उनके मुताबिक एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से दुनिया भर में हर साल 7 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। अच्छा जी, ये तो एक भयावह आंकड़ा है जी। डॉक्टर साहब, सूक्ष्म जीवों की चर्चा आप कर रहे थे जी। तो क्या होते हैं सूक्ष्म जीव? जैसा कि नाम ही बता रहा है कि सूक्ष्म, मतलब इतने सूक्ष्म कि जिन्हें हमें देखने के लिए एक विशेष प्रकार का प्रयोगशाला यंत्र, जिसे हम माइक्रोस्कोप कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी जी, तो सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता होती है। और जो सूक्ष्म जीव हैं जिन्हें सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा जाता है उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म अर्थात सूक्ष्म जीव कहते हैं। और जो इनका अध्ययन करते हैं उन्हें माइक्रोबायोलॉजिस्ट मतलब सूक्ष्म जीवाणु वैज्ञानिक कहा जाता है। जो सूक्ष्म जीवों की वो उनका अध्ययन करें, उनके ऊपर अनुसंधान करें। और एक प्रश्न मन में आ रहा है कि ये जो सूक्ष्म जीव हैं ये हमारे शत्रु हैं या मित्र हैं या दोनों हैं? सूक्ष्म जीव हमारे दोस्त भी हैं, दुश्मन भी हैं, क्योंकि ये हमारे लिए इतने काम करते हैं जिनको हम व्याख्या अगर कहना चाहें तो सुबह आप अपने घर से चले हों तो आपने भोजन में हो सकता है दही का इस्तेमाल किया हो या ब्रेड का किया हो या पनीर का किया हो, ये सूक्ष्म जीवों के द्वारा किए जाते हैं। दालों का इस्तेमाल किया हो, उसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम सूक्ष्म जीवों के द्वारा किया हो। और उसके अलावा अगर अपने आसपास आपने देखा हो तो कई लोग बीमारियों से परेशान होंगे। कॉमन कोल्ड अर्थात जो सामान्य जुकाम हो सकता है या खांसी हो सकती है, और अभी 1-2 साल पहले या अभी वर्तमान में कोविड वाली भी परेशानी हम लोगों ने देखी। तो हम कह सकते कि सूक्ष्म जीव तो सर्वव्यापी हैं, हर जगह हैं, जल में, थल में, वायु में, त्वचा पर मुझे और आपको डैंड्रफ कर रहे हैं, या फिर ऐसी जगह भी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जहां हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। मिसाल के रूप में जहां पे 100 डिग्री के आसपास तापमान है, जहां हम जीवन की कल्पना नहीं कर रहे, लेकिन वहां पर भी थर्मोफाइल रह रहे हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो हाई टेम्परेचर पर भी सर्वाइव कर रहे हैं, बर्फ के अंदर, कई फुट के नीचे जमीन के अंदर। तो कई जगह ये अच्छे काम कर रहे हैं, कई जगह बुरे। तो हम मिला जुला के कह सकते हैं कि ये हमारे दोस्त भी हैं, ये हमारे दुश्मन भी हैं, दोनों हैं। डॉक्टर साहब, एक जगह आप एंटीबायोटिक की चर्चा कर रहे थे जी, तो
प्रतिजैविक, जिसे हम हिंदी में कहेंगे, जी जी, ये क्या हो? देखिए, इस शब्द पर ही अगर हमारे श्रोता ध्यान दें तो एंटीबायोटिक्स, एंटी माने होता है अगेंस्ट, मतलब किसी के विरुद्ध। तो ये बैक्टीरिया ऐसे कुछ होते हैं जो बीमारियां करते हैं, सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत आते हैं। तो उनको संख्या को कम करने के लिए या उन्हें मारने के लिए कुछ ऐसी पदार्थ या यौगिक का प्रयोग किया जाता है जिन्हें हम एंटीबायोटिक कहते हैं। वर्ष 1928 की बात है जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। और आपको हम बताएं कि जैसे ही ये एंटीबायोटिक्स हमारे बीच के में आई तो एक प्रकार से जादू की छड़ी की तरह हुई, मैजिक वंडर ड्रग के रूप में हुई। और जो भी हमें आपको संक्रमण हो रहे थे, घाव पर इन्फेक्शन हो जा रहा था, तो उसमें खूब लोगों ने इसको उपयोग किया। लेकिन साथ में ये देखा गया कि एंटीबायोटिक खा खा के जिन बैक्टीरिया के अगेंस्ट हमने इसका उपयोग किया वो बैक्टीरिया इतने ताकतवर हो गए कि अब ये देखा जा रहा है कि उन पर एंटीबायोटिक दवाओं का असर कम होने लगा है, जिसे हम कहें कि रेजिस्टेंट हो गए। हाँ, अर्थात ये एक प्रकार के एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं। अब यही स्थिति फंगल के साथ है। फंगस के द्वारा जो बीमारियां होती तो एंटी फंगल दवाओं का इस्तेमाल किया लोगों ने। वायरल डिजीज के अंतर्गत एंटीवायरल दवाओं का किया, और मलेरिया के अंतर्गत एंटी मलेरियल। डॉक्टर साहब, देखा जाता है कि शहर से लेकर के गांव तक आम लोगों तक ये धारणा बन गई है कि भाई सर्दी जुकाम बुखार हुआ, जल्दी से ठीक करना है, कहीं जाना है, कुछ काम जरूरी है, कुछ मेडिकल स्टोर पर गए और कुछ एंटीबायोटिक्स मांग लिए जी जी कि इसको खा लेना है 2 दिन 3 दिन 4 दिन। देखिए, जब हमें आपको जुकाम होता है तो हमने देखा होगा कि एक हरे कलर का बलगम भी बनने लगता है। तो वो एक प्रकार के हमारे शरीर के अंदर की प्रतिरक्षा तंत्र बनाता है जो लड़ता है उस वायरस के अगेंस्ट जो हमें जुकाम करता है। लेकिन हम दवाएं कौन सी लेते हैं? जो कि बैक्टीरिया को मारने वाली। तो तमाम शोध ये बता रहे हैं कि जो वायरल बीमारियां हैं उनके अगेंस्ट अगर हम, उनके विरुद्ध अगर हम एंटीबायोटिक्स लेंगे तो हम अपना पैसा ही एक प्रकार से बर्बाद कर रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं से हमारे आपके शरीर में एक प्रकार के एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को जन्म दे रही। मैं कुछ उदाहरण से आपको बताना चाहूँ। वर्ष 2009 में नई दिल्ली से लौटे एक स्वीडन के नागरिक में एक घातक प्रतिरोधक जीन पाया गया और वैज्ञानिकों ने इसका नाम नई दिल्ली मेटेलो बीटा लैक्टमेज, जिसे हम NDM1 भी कहते हैं, उसका नाम दिया। ऐसे ही एक अध्ययन के अनुसार एक मिथाइसिलिन प्रतिरोधी स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, जिसे हम शॉर्ट में MRSA कहते हैं, ये दुनिया भर के अस्पतालों में एक बड़े खतरे के रूप में उभरा है और घावों में इसका संक्रमण जानलेवा सिद्ध हो रहा है। तो ये जो एंटीबायोटिक प्रतिरोध है या एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस या प्रतिरोध अब मानव जाति के सामने एक बहुत बड़े खतरे के रूप में देखा जा रहा है। जी जी। तो डॉक्टर साहब, जिसकी चर्चा हम कर रहे थे कि लोग अपने मन से भी ले लेते हैं जी, तो ये शायद उसी का एक दुष्परिणाम ही है। तो दुष्परिणाम के बारे में आप चर्चा करें कि एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध के कौन कौन से दुष्परिणाम हैं। देखिए, जैसा कि आपने अभी चर्चा के दौरान ये बात की कि लोगों ने बीमारी किसी और माइक्रोब के द्वारा है लेकिन बैक्टीरिया को मारने वाली, तो इससे एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध की वजह से जो दुष्परिणाम में ये हुआ कि सामान्य बीमारियां जो कि बड़े आराम से हमारा शरीर लड़के उसे सही कर देता था, शायद वो थोड़ा समय जरूर लगता, हाँ उसमें थोड़ा समय लगता था, लेकिन इसी बहाने हमारा शरीर अपनी नेचुरल इम्यूनिटी एक प्रकार से डेवलप होती थी हमारे आपके शरीर में। तो कुल मिला के इसका परिणाम ये हुआ कि अब जो सामान्य बीमारियां थी वो भी लंबे समय तक रहने लगी। चिकित्सा प्रक्रियाएं जो कि बड़े आराम से हो जाती थी, जैसे अंग प्रत्यारोपण, जिसे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं, कैंसर के इलाज के लिए जो कीमोथेरेपी रसायन के द्वारा उपचार होते थे, और सर्जरी में एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल होता था। लेकिन अब एंटीबायोटिक दवाएं सर्जरी के दौरान होने वाली चीड़ फाड़ के कारण संक्रमण बढ़ने से रोकने का कार्य करती हैं, और यदि प्रतिरोध बढ़ता गया है, जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हम और आप लोग देख रहे, तो इस तरह की चिकित्सीय प्रक्रियाएं जटिल होती जाएंगी भविष्य में। तो लोगों को ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन या फिर सर्जरी में दिक्कतें आएंगी। ऐसे ही जो स्वास्थ्य देखभाल की लागत में भी वृद्धि देखी जा रही है, क्योंकि एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध के कारण रोगियों को अस्पताल में लंबे समय तक भर्ती रहना पड़ रहा है, और इसकी वजह से हमारे देश की स्वास्थ्य सेवाओं पर एक विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, और लागत भी बढ़ रही है। देखिए, और आप देख रहे हैं कि पूरी धरती पर अगर हम देखें तो 8 अरब से ज्यादा लोग इस समय धरती पर रह रहे हैं। तो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी चरमरा रही हैं, नए नए जूनोटिक इन्फेक्शन भी सामने आ रहे
हैं, कुछ ऐसी बीमारियां जिनकी बहुत जरूरी है हॉस्पिटल में पहुंचना, लेकिन चूंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के मरीज छोटी छोटी बीमारियों के रूप में वहां पहुंच रहे, तो ऐसे में एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध स्वास्थ्य सेवाओं को बद से बदतर की श्रेणी की ओर ले जा रहा है। जी। अगर हम अपने धरती को बचाने की बात करें, आपने और हमने सबने सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने की तरफ प्रण उठाया है और 2030 तक ये एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो संकल्प है उसे पूरा भी करना है। जी। तो अगर उसके अंतर्गत देखें तो सतत विकास लक्ष्यों में से 3 ऐसे विकास लक्ष्य हैं जो सभी उम्र के लोगों में स्वास्थ्य, सुरक्षा और जीवन को बढ़ावा देने की बात की गई है, मतलब जीवन प्रत्याशा को बढ़ाने की, लाइफ स्पेन को बढ़ाने की बात की गई है लोगों की। तो जब एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध बढ़ रहा है तो ऐसी स्थिति में जीवन प्रत्याशा बढ़ने के स्थान पर हम कल्पना नहीं कर सकते हैं भविष्य में हमारे सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है। तो कुल मिला के हम आपको बताएं कि आने वाले समय में अगर एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध के बढ़ते खतरे पर ध्यान नहीं दिया गया तो दुनिया चिकित्सा के अंधकार युग की तरफ चली जाएगी। डॉक्टर साहब, ये तो चर्चा हम लोग कर रहे हैं मानव के लिए, तो यही खतरा पशुओं में भी हो सकता है, जो हमारे पालतू पशु हैं, गाय भैंस या जो भी हम। बिल्कुल, देखिए जैसे हम गाय से दूध निकालते हैं और हम लोग बहुत सारी वेटनरी मेडिसिन अपनी गाय को भी देते हैं, तो कई बार क्या होता है कि गाय में ऐसा कोई इन्फेक्शन हुआ और उसमें वेटनरी मेडिसिन का हमने धड़ल्ले से प्रयोग किया और प्रॉपर डोज नहीं दी, तो हो सकता है कि हमारी गाय के अंदर भी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप हो और फिर वो दूध के माध्यम से हम आपके शरीर में भी पहुंचे, फिर वही दुष्परिणाम। ऐसे ही हम फसलों को उगाने के लिए तमाम प्रकार के कीटनाशकों का उपयोग करते, तमाम प्रकार के विडिसाइड का उपयोग करते, हर्बिसाइड का उपयोग करते और जाने अनजाने हम इसको बढ़ावा भी देते। जिन चीजों को हम बायोलॉजिकल कंट्रोल के द्वारा कम कर सकते हैं, नीम की पत्तियों से उपचार करके, जो परंपराएं थी पहले से, जो हमारी पुरातन परंपराएं थी खेती किसानी की, उनको अपना के हम कंट्रोल करते थे। लेकिन अब हम चूंकि लोभ के वश, अपने लालच के बस, क्योंकि हमें नीड और ग्रीड में अंतर समझना पड़ेगा, तो अब हम लालची ज्यादा होते जा रहे हैं, जल्दी से जल्दी हर चीजों को प्राप्त कर रहे हैं और उसी की वजह से हम बिना किसी वैज्ञानिक सलाह के, डॉक्टरों की सलाह के इन सब दवाओं को उपयोग कर रहे हैं। इंटरनेट पर पढ़ के या फिर टोटकों को अपना के या फिर वायरल मैसेज को पढ़ के एक प्रकार की हम लोग इन्फोडेमिक युग में रह रहे हैं। सूचनाओं का जाल हमारे चारों तरफ फैला हुआ है, लेकिन सूचना कैसी होनी चाहिए? एक प्रकार से तथ्यात्मक होनी चाहिए और जो किसी न किसी प्रकार से साइंटिफिकली, लॉजिकली प्रूव्ड हो। तो ऐसी सूचनाओं के ना अपनाकर हम लोग भ्रामक सूचनाओं पर और बिना किसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए चीजों को उपयोग करते हैं और जाने अनजाने मानवता को संकट की तरफ ले जा रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, संक्षेप में हम जानना चाहेंगे कि इससे जो एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध की बात कर रहे हैं, हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, इससे बचाव के क्या उपाय हैं? देखिए, हर व्यक्ति का एक सामूहिक कर्तव्य है कि हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के प्रति जो आने वाले खतरे हैं या जो खतरे हम देख रहे हैं उसको दूर करने के लिए प्रॉपर जो भी डोज दी जाती है आपको एंटीबायोटिक्स की, डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। जैसे 5 दिन के लिए मान लीजिए बीडी लिख दिया, बेसेंट डे 2 बार आपको कोई दवा लेनी, तो 5 दिन का पूरा कोर्स करना है, बीच में नहीं छोड़ना है। वो ज्यादातर देखा जाता है कि बस 2 दिन में अगर बुखार ठीक हो गया या कोई घाव है ठीक होता दिखाई पड़ा जी, तो फिर होता है कि अब दवा बंद। जी बिल्कुल, दवा बंद कर देते हैं। 7 दिन के लिए लोग कहते हैं 3 दिन का दे दीजिए। जी, ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि जो डॉक्टर जैसे आपको बताएं तो उस पूरे कोर्स को करना है और इसके साथ साथ छोटे छोटे इन्फेक्शन जिन्हें हमारी बॉडी जो कि अंदरूनी ताकत जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं, तो उसको भी थोड़ा काम करने दीजिए। जुकाम सर्दी को थोड़ा सा सबको होता है, सर्दियों में मौसम बदलता है तो होता है, तो उसमें थोड़ा लड़ने दीजिए जिससे कि हमारे आपके जीवन आगे चल के सुलभ रहेगा। तीसरी बात, इंटरनेट पर या किसी अन्य स्रोत से जिसका कोई तथ्यात्मक या वैज्ञानिक कोई चिंतन ना हो, वैज्ञानिक स्वभाव के द्वारा ना विकसित किया गया हो, बिना किसी अनुसंधान के, तो ऐसी चीजों को अपनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि इससे अपने जीवन को लोग संकट में डाल सकते हैं। से बढ़ा दें कि भविष्य में इस प्रकार की परेशानियों से लोग अपने आप का बचाव कर सके, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए, पूरी रूप से डॉक्टरों की सलाह मानते हुए। जी बिल्कुल, एक सामूहिक प्रयास करना होगा। जी, तो हम आशा करते हैं कि हमारे जो श्रोता इसको सुन रहे हैं, आपकी बातचीत को अवश्य ही इसका लाभ उठाएंगे। डॉक्टर सुशील कुमार जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। विश्व एंटी माइक्रोबियल जागरूकता सप्ताह, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सुशील कुमार से योगेंद्र प्रसाद की ये भेंटवार्ता, और इसी के साथ विज्ञान जगत कार्यक्रम यहीं